क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एंड डी अलेम्बर्ट प्रिंसिपल। दोनों मतलब एक ही उसमें आर्टिकल में हो जाने वाले हैं। यह हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, मतलब कि आज की इस वीडियो से हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से देख लेना। इससे पिछली वाली वीडियो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था कि हाउ कैन वी फाइंड द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप पिछली वाली सारी वीडियोस को देख लेना, देन इस वीडियो पे आना। क्योंकि अब देखो यूनिट का लास्ट टॉपिक है, या लास्ट टॉपिक तो तभी क्लियर होगा जब आपको पहले वाले सारे टॉपिक्स आते होंगे, तभी आगे स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, ऐसे जंप नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, अब ये जो टॉपिक है इसको करने से पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है। वन इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड सेकंड वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर साथ में हम क्लियर करेंगे। तो देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डेफिनेशन देख लो साथ साथ में क्या है। द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डायनामिकल सिस्टम एट एनी गिवन टाइम आर कॉल्ड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर क्या कहा है, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसको अगर हमें कंप्लीटली डिफाइन करके दिखाना है कि हर एक पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो हमें जितने भी कोऑर्डिनेट्स की नीड होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन ले लेते हैं, ये हमने एक प्लेन लिया, ऐसे लेंगे x डैश y डैश, है ना, उल्टा लिख दिया, यहाँ पर x डैश और इधर y डैश, तो ये आएगा। अगर मान लो इस प्लेन के अंदर हमारे पास कोई एक बॉडी है, सपोज करो हमने कैसे भी बनाई है, एक बॉडी बना दी, और इस बॉडी के अंदर n पार्टिकल्स हैं। अगर n पार्टिकल्स हैं तो आपको पता है इसके हर एक पार्टिकल को डिफाइन करने के लिए वी हैव टू नीड 2 कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है हमें। तो हमें अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर डिफाइन करना है इन 2D में, तो हम क्या करेंगे, x, y ऐसे ही लिखते हैं। तो हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की नीड है, 2 की, और टोटल कितने पार्टिकल्स हैं, n। तो दैट मीन्स हर एक पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की नीड हो रही है। तो टोटल हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने वाली है, 2 × n। तो दैट मीन्स इसके जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे कितने हो जाएंगे, इतने 2n हो जाएंगे। ठीक है, कि मतलब कि हर एक पार्टिकल को अगर हमें दिखाना है तो हमें इतने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम सिस्टम के पार्टिकल्स की अच्छे से डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। इसी तरह से हम 3D में देखें अगर, तो 3 डायमेंशनल में इस तरह से हो जाएगा, x y z, है ना। और इसके अंदर अगर हम कोई भी बॉडी ले लें और उसके अंदर अगर मान लो n पार्टिकल्स हैं, तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की नीड होगी, हमेशा 3n, क्योंकि हर एक पार्टिकल को कितने की जरूरत होती है, x y z, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है वो ऐसे कोऑर्डिनेट्स है, काउंटिंग करनी है उनकी सिर्फ, कि कितने कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिनकी अगर हमें ज़रूरत है अच्छे से बॉडी को डिफाइन करने के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है। इसी तरह से कुछ और भी ले सकते हैं आप, एग्जाम्पल इसके अंदर लिखे हुए हैं, नोट्स में से रीड कर लेना फिर आप। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में PDF सेंड की हुई है। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर उसके कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आएंगी, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए कि जो उस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा दिखा दे।
अभी देखो हमने ना क्या देखा, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल है तो 2n कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे टोटल, है ना, और अगर 3 डायमेंशनल है तो 3n कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे टोटल। वो तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि देखो नाम में ही है कि फ्रीडम की डिग्री निकालनी है कि कौन से जो पार्टिकल्स है वो फ्री हैं, मतलब जिनकी जो इक्वेशंस है वो क्या आनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इक्वेशंस। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी का कोऑर्डिनेट किसी दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से एक रिलेशन बना रहा हो। सपोज करो एक का कोऑर्डिनेट 1 1 आ गया और सेकंड वाले का 2 2 आ गया, तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप इसके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला मिल जाएगा ना आपको। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कितना आया, 1। अगर हम सिर्फ ये पता लगा ले तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो क्या कहती हैं कि जो आपके टोटल जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स आए हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ पे 2n और यहाँ पे 3n आए थे, तो उनमें से इंडिपेंडेंट वाले निकाल लो सिर्फ, जो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कम्प्लीटली बता सकें। ठीक है, डिपेंडेंट वाले सारे हटा दो। हो सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा हो, वो भी आप निकाल सकते हैं, या फिर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो भी निकाल सकते हैं। वो जो सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद बाकी जो हमारे निकलेंगे, बच जाएंगे जो, वो हमारे क्या होंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। क्लियर। अब सपोज करो हमारे पास टोटल 2n है और सिर्फ ये एक क्या आया, डिपेंडेंट आ गया, तो अगर हम 2n माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम इस वाले को निकाल देते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करेगा ना वो वाला आपने निकाल देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। उसके बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है यूनिट का, वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और डीअलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो देखो क्या है, अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं, कंसीडर ए डायनेमिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स। जैसा कि हमें पता है हमेशा हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर यूजुअली हम n पार्टिकल्स को लेके चलते हैं विद वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ऑफ r के, और ये भी हमें पता है कि हम जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो इसको इससे शो करेंगे, है ना, डेल्टा ऑफ r के से ही शो करते हैं। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और दूसरी बात होती है कि आइडियल कंस्ट्रेंट्स हो या फिर आइडियल सिस्टम हो, दोनों अलग अलग बात है। एक तो हम लिख दे सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम सिस्टम, या फिर एक लिख दे आइडियल सिस्टम। रुको, तो यहाँ पे देखो अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम अगर हमें कह दे ना, इसका मतलब तो क्या है, जो टोटल फोर्स है वो 0 होगा, और जो आइडियल सिस्टम है जिसमें हमने पढ़ा था, जिसमें आइडियल कंस्ट्रेंट्स का यूज होता है, वहां पे हम क्या कह रहे थे, जो कंस्ट्रेंट्स की वजह से फोर्स आ रहा था ना आर के, वो 0 होना चाहिए, उसका टोटल वर्क डन, वही कह रहे थे हम। यहाँ पर भी टोटल वर्क ही लिख लो, ये तो टोटल वर्क 0 कह देगा जो हमारा इक्विलिब्रियम सिस्टम है। और जो आइडियल है उसमें हमारा सिर्फ क्या होगा, एक्सटर्नल वाला, जो कि कंस्ट्रेंट्स की वजह से था ना, सिर्फ वो वाला, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, आर, है ना, ये वाला फोर्स, दिस शुड बी, इसके साथ में हमारे पास वर्क डन भी था, डेल्टा ऑफ आर के इज इक्वल टू 0, ये वाला वर्क डन हमारा 0 होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, जब इक्विलिब्रियम की बात आए तो टोटल, है ना, हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे पास जो टोटल वर्क है, पहले तो टोटल फोर्स देखो ये था, टोटल फोर्स हमारे पास ये आया था, लेकिन अगर हमें टोटल वर्क डन निकालना हो तो हमने ये किया था ना कि दोनों साइड डेल्टा ऑफ आर के से मल्टीप्लाई कर दो और देन उनकी समीशन ले लो, एडिशन की थी हमने उनकी। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि अगर तुम इक्विलिब्रियम सिस्टम की बात करोगे तो ये टोटल ही 0 होगा, और अगर आइडियल सिस्टम की बात करोगे तो सेपरेटली ये वाली चीज 0 होगी, ये वाली की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये अपने माइंड में थोड़ा ध्यान रखना कि हमारा जो क्वेश्चन है या फिर जो हम प्रूव कर रहे हैं प्रिंसिपल, उसके अंदर कौन सी टर्म्स कैसे यूज कर रहे हैं। फिलहाल उसने क्या कहा कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो आइडियल सिस्टम है, सॉरी इक्विलिब्रियम सिस्टम है, अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम है तो उसके अंदर क्या होगा, जो टोटल वर्क डन है वो ही 0 होगा। अब टोटल वर्क डन कितना आएगा, ये वाला एफ के प्लस आर की, ठीक है, ये वाला आने वाला है। तो देखो अभी
अब यहाँ पर उसने कहा इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर जो हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, देन द नेट फोर्स एफ के ऑन ईच पार्टिकल शुड बी इक्वल टू जीरो। तो उसने क्या कहा कि हर एक पार्टिकल पे जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा ना, यहाँ पे थोड़ी सी नोटेशन उसने चेंज कर रखी है, जो टोटल फोर्स है ना उसको क्या बोल दिया, एफ के बोल दिया। लेकिन पिछले वाले जो आर्टिकल्स थे उसमें जो एफ के बोल रहे थे, हम कौन सा फोर्स बोल रहे थे, जो कि विदाउट कंस्ट्रेंट्स वाला था। ठीक है, तो जो आप नोट्स पढ़ोगे ना तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि एफ के का मतलब यहाँ पर क्या है, जो हम ये लेते थे एफ के प्लस आर के, तो यहाँ पर इसको ही टोटल फोर्स मान के चल रहा है, वो इस तरह से लिख रहा है उसको। ठीक है, तो आगे इनकी भी थोड़ी नोटेशंस चेंज करने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखते रहना। तो यहाँ पर जो एफ के है वो क्या है, टोटल फोर्स है, मतलब कि एक्सटर्नल वाला भी है और जो इंटरनल कंस्ट्रेंट्स की वजह से है वो भी है, दोनों फोर्स हैं। शुड बी इक्वल टू जीरो, हैंस द टोटल वर्चुअल वर्क। अब देखो फोर्स जीरो है तो टोटल वर्क भी जीरो होगा और उनका समीशन करोगे तो भी जीरो आएगा। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू समीशन के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन एफ के डॉट डेल्टा ऑफ आर के इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर जो ये एफ के है ये क्या है, टोटल फोर्स है, दैट मीन्स ये वाला लिखो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये दे रखा है, क्या कहा उसने कि जो टोटल वर्क डन है ना वो जीरो होगा, मतलब कि बाहर वाला फोर्स भी और अंदर वाला फोर्स भी, दोनों को ऐड करके जो हमारा वर्क डन आने वाला है, नेट वर्क डन हमारा क्या आएगा, जीरो। इफ वी डिकम्पोज एफ के एज, अब उसने देखो वही कहा कि अगर हम एफ के को ऐसे डिकम्पोज कर दे, एफ के ए और प्लस स्मॉल ऑफ एफ के। अब जो ये है ये वाला तो अप्लाइड का है, मतलब कि जो हम अप्लाई कर रहे हैं जिसमें कंस्ट्रेंट्स यूज नहीं हो रहे, और ये है कंस्ट्रेंट वाला। तो अगर आप देखें तो नोटेशन से कंपेयर कर सकते हैं, जो ये वाला है इसको तो ये नोटेशन दे दी और जो ये वाला है इसको ये नोटेशन दे दी, है ना। तो इस तरह से उसने कह रखा है कि अगर हम एफ के को ऐसे मान ले, एफ के ए फॉर अप्लाइड और स्मॉल एफ के मतलब कि कंस्टेंट की वजह से जो फोर्स आया। अब अगर यहाँ पर आप वैल्यू रख दी दो, चलो ठीक है, उसके बाद अगर हम सिस्टम को, दोनों सिस्टम को इकट्ठा लेके चल रहे, अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम भी ले लिया और आइडियल सिस्टम भी ले लिया, तो आइडियल लेने से क्या होगा, ये वाला भी तो जीरो हो जाएगा ना। हमने आइडियल कंस्ट्रेंट्स में पढ़ा भी था कि अगर हमारे पास आइडियल सिस्टम है तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स वाले फोर्स से वो क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ वी अज्यूम दैट, अगर हम ऐसा मान के चले नेट वर्क डन ऑफ द कंस्ट्रेंट इज जीरो, अगर हमने ऐसा मान लिया कि जो वर्क डन है फ्रॉम द कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू जीरो फॉर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वी गेट, हमें क्या मिलेगा। अब देखो फिर ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, समीशन ऑफ के फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे के ए और प्लस एफ ऑफ के, साथ में डेल्टा ऑफ आर के। अब हम ये मान के चल रहे हैं अपनी तरफ से एक और अजम्पशन की कि जो टोटल वर्क डन है फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स इज इक्वल टू जीरो। तो दैट मीन्स पहले इनको अलग अलग कर लो, डेल्टा ऑफ आर के और प्लस यहां पर भी लगा लेना है रो का साइन, डेल्टा ऑफ आर के। समीशन पूरे के लिए है तो ऐसे लगा सकते हो। अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, तो ये भी जीरो है। अगर ये जीरो है तो सिर्फ ये वाला बच गया एक्सटर्नल वाला, तो हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, समीशन के फ्रॉम 1 टू एन एफ के ए डेल्टा ऑफ आर के इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारे पास। दैट मीन्स अगर हमारे पास सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में और साथ में अगर तुम ये भी मान के चलो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, सॉरी कंस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो भी जीरो है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरनल वाला होगा ना, जो हम अप्लाइड कर रहे हैं, अप्लाइड की वजह से भी जीरो आएगा। क्या कहा मैंने कि अगर हमारा सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम सिस्टम भी है प्लस आइडियल भी है, अगर आपको ये कह दे तो आप क्या कहोगे कि जो अप्लाइड फोर्स है ना हमारे पास, उसका भी टोटल वर्क डन जीरो आएगा। ठीक है, नेट वर्क
वर्क डन फ्रॉम द अप्लाइड फोर्स इज ऑल्सो जीरो। हमें ये मिला यहाँ से कि अगर हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी है और आइडियल में भी है, देन वी गेट दिस। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। जो ये हमने लिखा है ना, इंग्लिश में लिख दिया, इसका मतलब जो चीज़ हमने निकाली उसको अब लिख के दिखा दिया, तो वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्योंकि यहाँ पे हम वर्चुअल वर्क की ही बात कर रहे हैं। जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ गई तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे, वर्क मिलेगा ना, तो हमने वर्चुअल वर्क के ऊपर काम किया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब देखो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है वो भी देखते हैं। अब देखो, अब क्योंकि हमारे पास जो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल में डीएलएम्बर्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा के देखा। न्यूटन के सेकंड लॉ ने हमें क्या दिया था कि फोर्स इज इक्वल टू एम के इंटू डब्ल्यू के, यही था। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोमेंटम का डेरिवेटिव, ये भी तो लिखते हैं हम, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम का डेरिवेटिव, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसने उसी का यूज किया कि फोर्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, देन द इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज। अब इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, है ना। एफ के ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर अब देखो क्या कर सकते हैं, एफ के माइनस पी डॉट के इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल है तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। देन यूज फॉर, क्योंकि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एंड देन समेशन के फ्रॉम 1 to n, तो भी 0 हो जाएगा। जब चीज ही 0 तो उसको बार बार ऐड करोगे वो भी 0 ही आएगी। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, है ना। फोर्स माइनस मोमेंटम का डेरिवेटिव डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद उसने क्या किया, इस वाली चीज का यूज कर लेगा यहाँ पे। अगर जो हमारा सिस्टम है, इफ एफ के ए इज द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन द kth पार्टिकल देन द अबव इक्वेशन बिकम्स। अब जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है वो हमारी क्या बन जाएगी, देखो ध्यान से। अगर हमारा सिस्टम वैसा ही है, कैसा, आइडियल प्लस इक्विलिब्रियम वाला। अगर आइडियल प्लस इक्विलिब्रियम वाला है तो ये वाला, इससे जो हमारा फोर्स होगा वो 0 होगा ना। देखो यहां तक आ गए हम। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, बेसिकली ये था और ये इसके इक्वल था, इसको हम इधर लिया है, माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एंड देन समेशन, यहाँ तक पहुंच चुके हम। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एफ की बेसिक वैल्यू थी, कौन सी, अप्लाइड प्लस कंस्ट्रेंट वाला फोर्स, दोनों के एडिशन को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन के फ्रॉम 1 to n। यहाँ पर लिख दो एफ के ए और प्लस एफ के माइनस पी डॉट वेक्टर के और साथ में डेल्टा ऑफ आर के इज इक्वल टू 0। यही वैल्यू थी, है ना, ऐसे लिख देंगे इसको। अब उसके बाद जब हमें पता है इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एफ के डॉट डेल्टा ऑफ आर के तो 0 है ना अपना, तो दैट मीन्स दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर ये वाला 0 आ गया तो ये और ये ही बचेगा। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, समेशन के फ्रॉम 1 to n एफ के ए और माइनस पी डॉट के इज साथ में डेल्टा ऑफ आर के इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हमारी क्या है, डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल। ये डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड माइनस मोमेंटम के हिसाब से जो हमारा वर्क डन आएगा वो भी हमारा नेट वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो स्टेटमेंट लिखी हुई है नोट्स में, आप रीड कर सकते हैं अच्छे से। आज हमारी जो ये यूनिट है ये कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से इसकी रिवीजन कर लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो तब तक इसकी रिवीजन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।